एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स को, जैसे हम ना कंपाउंड्स को डिवाइड कर देते थे एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में कंपाउंड्स को डिवाइड करा जा सकता है। इसी तरह से जो सिंपल एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल में या नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो कि भाई अगर मैं ये कहूँगा कि आयरन एक मेटल है, तो आयरन एक सिंगल एलिमेंट ही तो है, उसका फॉर्मूला क्या है, Fe है। कोई कंपाउंड तो नहीं है कि Fe2O3 हो गया हो या FeSO4 हो गया हो। तो वो जो Fe2O3, FeSO4 ये कंपाउंड्स होते थे। कंपाउंड्स को डिवाइड करते हैं हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है। लेकिन जो सिंपल एलिमेंट्स होते हैं उनको डिवाइड करा जाता है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, ये करा जाता है। कंपाउंड्स मेटल्स, मेटल तो हमेशा एक सिंगल एलिमेंट ही है, क्योंकि मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी ही ये है कि कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम मेटल बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ना 3 टर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पर, लेट अस नो अबाउट। सबसे पहले देखेंगे कि मेलिएबल थिंग क्या होती है। तो मेलिएबल क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उस पर हम हैमरिंग करते हैं, और हैमर करके अगर हम हैमरिंग करते हैं यानी कि उस पर चोट पहुँचाते हैं और वो फ्लैट हो जाए, धीरे धीरे पतली पतली शीट्स पे कन्वर्ट हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो मेलिएबल है। ऐसे ही दूसरा होता है डक्टाइल। तो डक्टाइल किस सब्सटेंस को बोलते हैं, जिसको अगर हम खींचें तो खींचने से पतले पतले वायर्स में वो कन्वर्ट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक्टाइल, ठीक। तीसरा होता है ब्रिटल, कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हैमर करके फ्लैट करने की कोशिश करें, वो फ्लैट ना हो, टूट जाए, या फिर किसी भी सब्सटेंस को खींचकर वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, वायर ना बने, वो भी टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। तो ब्रिटलनेस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो टूट जाए, ना तो फ्लैट हो सके ना कि वायर में खींच सके, उसको बोलेंगे ब्रिटल। अब देखिए मेटल्स क्या है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो मेटल्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, इसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना, और कैटायन बनाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और कैटायन बनाए उसको हम मेटल बोलते हैं, पहली चीज़। उसके बाद आइए, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं, तो इसीलिए मेटल्स को हम क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगला देखें, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। तो अर्थ्स क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला जो मेटल है दैट इज एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में देखिएगा क्या है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनको फ्लैट करने की कोशिश करो तो भी टूट जाते हैं, वायर में खींचने की कोशिश करो तो भी टूट जाते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं, ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल। एग्जाम्पल देखिएगा, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके नॉन मेटल्स के, ठीक है। द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। तो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का मतलब क्या है कि कार्बन को ढूंढने चले, कोयले की खुदाई में ही कार्बन मिलता है, ठीक है, कोयला कार्बन ही है, ठीक है, तो उसी में हमको हीरा भी मिलता है, वहीं पर हमको ग्रेफाइट भी मिलता है। तो कार्बन जो है वो दो फॉर्म्स में मिलता है, एक तो डायमंड की फॉर्म में और एक ग्रेफाइट की फॉर्म में, और ये दोनों भी जो है नॉन मेटल की ही कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोजन पता नहीं क्या है हाइड्रोजन को छोड़ दो। हाइड्रोजन जो है ना, जैसे एक चैप्टर हुआ करता था 10th क्लास में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें पीरियोडिक टेबल होती थी। तो पीरियोडिक टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अब तक ढंग से डिस्कवर ही नहीं हो पाई। इसीलिए हाइड्रोजन जो है कभी तो कैटायन बनाता है, कभी अनायन बनाता है, कभी कहता है नहीं मैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग करूँगा। तो हाइड्रोजन का भाई साहब को कुछ पता ही नहीं, तो इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रख दिया एटॉमिक
इसमें पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रख दिया। वैसे भी पीरियोडिक टेबल ना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का ही होता है। वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कैटायन बनाएगा कब एनायन बनाएगा भाई साहब की मर्जी है, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं तो इसलिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा ऐसा क्यों है ये देख लीजिए, 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। इसमें ना कैटायन और एनायन उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोला जाता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक कैटायन की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम, एक मेटल की बात करते हैं कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है ना कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखेंगे तो ये हो जाएगी 2 8 8 2 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 2 20। तो 2 8 8 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो आउटर मोस्ट में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके बस की बात नहीं है कि ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन खींच के 8 बना दें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब जो ये 20 है, ये 20 क्या है? एटॉमिक नंबर। है एटॉमिक नंबर। अब जब 20 एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन हमने क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ऐसा होता है कि प्रोटॉन्स का डोनेशन या प्रोटॉन्स का एक्सेप्शन ये होता नहीं है, एक्सेप्टेंस ये होता नहीं है कभी, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियस को तोड़ पाना वो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी डोनेट करा जाता है इलेक्ट्रॉन से डोनेट करे जाता है, इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करे जाता है। आपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो अब प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कितना ज़्यादा हो गया? 2 ज़्यादा। भाई प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से 2 ज़्यादा हो गया, इसीलिए कैल्शियम को क्या बोला जाएगा? Ca2+। तो ये पॉजिटिव आयन बना रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। भले ही उसमें बाकी मेटल्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो या ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैटायन बना रहा है तो वो मेटल कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये हो गया 2 8 और 7। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करके बना लेगा 8, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है। तो हम ये कहेंगे एटॉमिक नंबर जो है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहे 17। और इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से ले लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने ज़्यादा है? प्रोटॉन से 1 ज़्यादा है। तो इसीलिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहलाता है 1-, ठीक है। तो क्या बना रहा है? एनायन बना रहा है, एनायन बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मेटल, ठीक है। तो मेटल्स, ऑल कैटायंस आर मेटल्स, ऑल एनायंस आर नॉन मेटल्स, ठीक। कुछ एक्सेप्शंस भी, ये जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन ना तो कैटायन बनाता है ना एनायन बनाता है, तो शेयरिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कैटायन नहीं बना रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। तो जो भी शेयरिंग भी करते हैं, जो शेयरिंग करने वाले हैं वो भी सारे के सारे आपके एनायन की ही कैटेगरी में यानी कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आए, ठीक है। आगे चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा मिलने वाला
जो नॉन मेटल है वो क्या है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल्स की, बड़ी आसान है, शायद हो सकता है 9th क्लास में भी पढ़ी है। तो देखिएगा, पहली है मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। तो मेटल्स सारे के सारे मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको अगर आप हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, और गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छे मेलिएबल मेटल्स होते हैं। गोल्ड की प्लेट होती है, सिल्वर की भी प्लेट होती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स एक्सेट्रा। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं उनको फूड आइटम्स को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा रोल होता है एल्यूमिनियम फॉइल का, उसको निकाल लेते हैं, आसानी से काट भी सकते हैं उसको, और रोटी वगैरह या पराठे उसमें पैक करके आप लंच बॉक्स में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड देखिएगा, मेटल्स और डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। तो मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि मेटल को खींच कर आप पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल गोल्ड, क्योंकि आपने देखा है, मतलब नॉट ओनली इन अवर कंट्री, पूरे वर्ल्ड में देखिए जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, सब जगह अगर कोई गले में पहनता है तो सोने की चेन, ठीक है, सब पहनते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाता है हमारा मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स। कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स जो है दे आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स। तो कॉपर जो है और एल्यूमिनियम जो है ये भी डक्टाइल है, इनके लिए कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर बनाया जाता है। तो कॉपर का वायर कहाँ यूज़ करा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कॉपर वायर के थ्रू। सेम एल्यूमिनियम का वायर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के ही काम आता है। कॉपर वायर कोई गले में तो नहीं पहनता ना, और एल्यूमिनियम वायर भी नहीं पहनता कोई गले में। रीज़न बताइए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि अगर आपने कॉपर का वायर गले में पहन लिया तो कॉपर जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर। सेम केस एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के ऊपर भी रस्टिंग हो जाती है। तो पहनोगे तो एल्यूमिनियम की चमचमाती हुई चेन को पता चला 4-5 दिन में काली हो गई, ऐसी कॉपर की पहनोगे वो भी 4-5 दिन में काली हो जाएगी। ठीक है, और गोल्ड का आपने देखा है कि जो आपने गोल्ड की चेन आज पहनी उसको 100 साल बाद भी देखोगे तब भी चमकदार वैसी की वैसी रहेगी, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है नॉन रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट ही नहीं करता। भाई गले में पहना है, आप खेलने चले गए, आपको पसीना आया, वो स्वेट से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। स्वेट में तो NaCl भी होता है ना, वो उससे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो रिएक्ट करता ही नहीं है गोल्ड किसी भी चीज़ से। अब थर्ड देखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Metals are good conductors of heat. Silver metal is the best conductor of heat. The cooking utensils and water boilers etc. are usually made of copper or aluminium metals because they are very good conductors of heat. तो silver metal बहुत अच्छा conductor होता है heat का. The cooking utensils and water boilers etc. are usually made of copper or aluminium metals because they are very good conductors of heat. तो cooking utensils जैसे प्रेशर कुकर है या वाटर बॉयलर है, तो इनको सबको कॉपर का या एल्यूमिनियम मेटल का बनाया जाता है क्योंकि बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, अब माना कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का, लेकिन सिल्वर के बर्तन थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, इतने महंगे हो जाएंगे, पता चला कि चम्मच खो गई तो बजट ही बिगड़ गया, अगर का चम्मच खो गई टेंशन हो गई। ठीक है, तो अभी स्टील की चम्मच अगर खो जाती है तो टेंशन तो नहीं होती ना। ठीक है, तो इस वजह से सिल्वर को यूज़ नहीं करा जाता। चलिए जी, फोर्थ देखिएगा। जो स्टील होता है वो किसका अलॉय होता है? स्टील जो है ना आयरन का ही अलॉय होता है, उसके ऊपर जो है कोटिंग करी जाती है ताकि कभी भी खराब ही ना हो। उसके बाद देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये इससे यही चीज़ याद आ रही है, जैसे सिल्वर है, उन्हें 2-3 साल से देख रहे हैं कि पता नहीं आस पड़ोस में ना क्या क्या चल रहा है। अभी आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी, बांग्लादेश में बड़ा गड़बड़ हो गई। मतलब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चले गए, यही आ गई गाजियाबाद दिल्ली में गाजियाबाद आई थी, गाजियाबाद यही आई थी जो एयरफोर्स स्टेशन सर जो वहाँ पे इंडियन ग्रीन व्यू हाइट्स में उतरा था एरोप्लेन। बताओ, वो उस वाली पार्किंग में, वो जो पार्किंग हवा में गाड़ के लटक जाती है, हाँ वहाँ पर उसमें हवा में उसका प्लेन अटक गया था। वो भी टकी चीज़ है।
और मैं ये 3-4 साल से देख रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो कंट्री को ही किसी ने कैप्चर कर लिया। ऐसे ही आपने देखा होगा 2-4 साल पहले अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था, पता है? सीरिया अच्छा हाँ, तब आप छोटे रहे होंगे ना, 6 या 7 साल, 2-4 साल पुरानी बात है। उसमें ये दिखा रहे थे कि अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट कौन है, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट किसकी है। जैसे वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की, अमेरिका में, इंडिया में बीजेपी की है ना, अफगानिस्तान में कौन सी पार्टी की है पता है? तालिबान की। तालिबान कौन है पता है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही पकड़ के लोगों के गले काट देते हैं, गोली मार, वैसे ही, और फिर हंसते हैं पागलों की तरह, जैसे पागल होते हैं ना वैसे, मतलब लोगों को मार देते हैं बस, वीडियोस रिलीज़ करते हैं अपने, उसमें मज़ा आ रहा है। वहाँ तालिबान की है। अब ऐसे यहाँ पर 3-4 मिले। एक तो ISI, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, एक CIA कौन है मुझे पता नहीं, और एक कोई और, ये 3 लोग मिले। और जो वहाँ का आर्मी चीफ है, हमारे यहाँ पर आर्मी वाला, नेवी वाला और एयरफोर्स वाला कोई आपको नॉर्मल भी अगर मिल जाए ना, उसको भी लोग सैल्यूट मारते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ देखो, वहाँ की आर्मी कितनी गंदी। आर्मी का जो चीफ है वो प्रेसिडेंट हाउस में उसके कहता है कि अगर जिंदा बचना है तो चले जाओ यहाँ से, है ना, और अगर बाहर जाओगे तो हम ही मार देंगे आपको। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मुझे तो जिंदा बचना है। कोई जिंदा बचना चाहता है, मुझे तो जिंदा बचना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जिंदा बचना है तो इधर होने दो। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट के लिए प्रेसिडेंट, देश की प्रेसिडेंट, ये बोला कि मैं 10 मिनट के लिए सैटेलाइट पर आना चाहती हूँ और जितने भी लोग हैं उनसे कुछ अपील करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि यही मरना है क्या, ये कह दिया कि यही मरना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मरना नहीं है, मेरे चुपचाप निकल लो यहाँ से बस। अब ये कंट्री हमारा है, हमारा हो गया, मतलब कंट्री ना हो गया, कंट्री जैसी बड़ी चीज़ ऐसे ही कैप्चर कर लिया किसी ने। क्या चल रहा है ऐसे ही। आपने शायद ये भी आपको नहीं पता होगा, 2020 में जब कोविड आया था, ये तो पता होगा, 2020 में कोविड आया था, ठीक है। और 2020 के लास्ट से रशिया में और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो चलिए रहा है, 4 साल हो गए। वो मीडिएशन के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, एक बार रशिया ने बुलाया, एक बार यूक्रेन ने बुलाया, दोनों कहते हैं कि अब हम दोनों बात मान लेंगे आपकी, है ना। लेकिन अभी पता नहीं क्या चक्कर है, क्या कर रहा है, लड़ाई नहीं रुक रही है। मुझे तो लग रहा है वर्ल्ड वॉर ना हो जाए कि इजराइल में, वहाँ पे भी यही चल रहा है। एक यहीं पर थोड़ी बहुत शांति है बस। नहीं, उनकी आपको हिस्ट्री नहीं पता क्या? आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता? बताओ। पानी देना पानी। हिस्ट्री बता रहा हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है। ये जो इजराइल है, इजराइल का जो पुराना नाम होता था, मेरे को भी मेरे सर ने बताया था, इजराइल का जो पुराना नाम होता था ना, थोड़ा चेयर आगे कर, पीछे चैनल पर, उसका पहले उसका नाम था यरूशलेम। जैसे इंडिया को पहले भारत कहते थे, तो ऐसे इजराइल का पहले नाम था यरूशलेम। और वो होते हैं जैसे ये कहते हैं ना कि जैसे हिंदूज़ हैं, तो हिंदूज़ में से जैसे जैनिज्म डिवाइड हुआ, सिखिज्म डिवाइड हुआ, तो अलग अलग जो है ना ब्रांचेस निकलती चली गई। तो ऐसे ही एक हजरत मूसा होते थे, प्रॉफिट मूसा, है ना। तो प्रॉफिट मूसा के 3 मतलब ब्रांचेस निकली, ब्रांचेस मतलब कि 3 उनके औलाद हुई। तो एक तो बन गए क्रिश्चियन, एक बन गए मुस्लिम, और एक बन गए क्या बोलते हैं उनको, ज्यूज़, यहूदी, सुना होगा आपने, ठीक है। अभी क्रिश्चियंस को मुस्लिम पसंद नहीं है, मुस्लिम्स को क्रिश्चियन पसंद नहीं है, यहूदी को कोई भी पसंद नहीं करता। मतलब ये आपस में लड़ते रहते हैं बहुत बुरी तरह से, है ना, मारो एक दूसरे को मारो, बस में लड़कर, है ना। और अगर देखा जाए टेक्निकली तो तीनों भाई हैं, लड़ने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अब इनमें जो है सबसे कम लोग जो हैं वो ज्यूज़ थे, और ज्यूज़ का इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है ना पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब जो ये साइंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें आइंस्टीन, ये केमिस्ट्री आइंस्टीन के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब ही वाज ऑल्सो अ ज्यू, न्यूटन ज्यू था, ठीक है। और आपका गैलीलियो वाज अ ज्यू। तो ये ज्यूज़ का इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन था, और इनको क्योंकि ये दिमाग में बहुत तेज़ थे, ये लोग बहुत शार्प थे, और सिर्फ पढ़ते रहते थे। तो पता नहीं एक जेलसी फैक्टर था या क्या फैक्टर था, इनको क्रिश्चियंस ने मारना शुरू कर दिया। तो
तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, निकलो 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 यहाँ से, मारो मारो मारो, या तो निकलो नहीं तो हम मार देंगे तुम्हें। सेम जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया, निकलो यहाँ से निकलो। तो सबको अपनी अपनी जगह चाहिए थी, तो जगह की लड़ाई होने लगी। अब जब जगह की लड़ाई होने लगी तो ये बेचारे कॉन्ट्रैक्ट होते गए होते गए होते गए, और इनके पास एक बहुत छोटा सा लैंड का पीस बचा, एंड दैट पीस वाज कॉल्ड यरूशलेम। उसी को इजराइल बाद में नाम रख दिया गया इजराइल। तो फिर जब डेवलपमेंट होता गया ना धीरे धीरे, तो बड़े बड़े कंट्रीज़ में आपने सुना होगा यूएन ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशंस है, तो उसमें ट्रीटी हुई। ट्रीटी मतलब एक पैक्ट हुआ, साइन हुआ कि भैया कोई भी किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी के यहाँ पर हमला नहीं करेगा। और ये तब हुआ था जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर बम फेंक दिया था, ठीक है। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक जेलसी फैक्टर था, क्योंकि जैपनीज़ जो है टेक्नोलॉजी में आज भी अमेरिकन से बहुत ऊपर है। तो वहाँ पर ये हो रहा था कि ये जापान हमसे आगे निकल जाएगा। हमारे यहाँ पर जितनी भी कारें चल रही है ना, मैक्सिमम में या तो जर्मन इंजन हैं या फिर जापानीज़ इंजन है, ठीक। तो जापान वाले हमसे बहुत आगे थे, अमेरिका से तो बहुत ही आगे, हम तो फिर बहुत पीछे। तो फिर इनके पास एक छोटी सी लैंड का टुकड़ा बचा, और लगभग एक स्पैन था 20 से 30 ईयर्स का। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद का 20 से 30 ईयर्स का स्पैन था। उस स्पैन में क्या हुआ कि कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में बड़ा ग्रो कर रहा है, कोई ये सोच रहा है कि अब तो झगड़ा कभी होगा ही नहीं, वो सब शांत बैठ गए, है ना। और ये बेचारे थे दुनिया से पिटे हुए लोग, दुनिया से हारे हुए लोग, सीरियसली, विदाउट एनी रीज़न कोई आकर किसी को मारकर चला जाए तो वो तो ये सोचेगा यार ये क्या हुआ, मार ही दिया तुमने, जान से मार दिया। तो इनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जैसे होता है ना किसी को कि बदला लेना है, इन्होंने बदले को उस वे में लेकर ही नहीं गए कि तलवार उठा ली या बंदूकें उठा ली और मारना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दिया। और यहाँ पर ये होता है कि जब बच्चा पैदा भी नहीं होता, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तब भी उसको पता है क्या सिखाया जाता है लेडी को, तीरंदाजी सिखाई जाती है, तीरंदाजी। इसलिए ताकि वो कंसंट्रेट करना सीखे, वो सीखेगी तो उसका बेबी भी वही सीखेगा, ठीक है। और फेवरेट टाइम पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ये जैसे हमारे यहाँ पर फेवरेट टाइम पास क्या है, रील बना रहे हैं, ठीक है, रील बना रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह हैं, और मतलब घूम रहे हैं पागलों की तरह, हाँ वो कर रहे हैं, दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। ये फेवरेट टाइम पास है, यहाँ पर बातें बना रहे हैं, ठीक। वहाँ पर फेवरेट टाइम पास ये है कि आप बैठकर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चा बूढ़ा जवान सब वही करते हैं, और ये सोचते हैं कि हम क्या पता कुछ कर करके हम कोई नई चीज़ और बना लें। इतनी सारी चीज़ें बनाई वर्ल्ड में 20-30 साल के अंदर उन्होंने बायो बबल बना दिया। बायो बबल जानते हैं क्या? बायो बबल मैं बताता हूँ आपको क्या है। और बायो बबल के बाद में आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपको ISI का पता होगा, है ना। ये पाकिस्तान कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन ये जो है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा वर्ल्ड बोल चुका है इस चीज़ को, प्रूव हो चुकी है ये चीज़। उसके बाद जो इंडिया का है वो रॉ, आपको पता होगा, अब तो फिल्मों में भी कहीं पे दिखाया है कि रॉ एजेंट है, उनका पता भी नहीं चलता, आपके बीच में रह रहे होते हैं, लेकिन वो रॉ के एजेंट होता है, मतलब वो उनकी जॉब का हिस्सा है ना। अमेरिका का पता है आपको, FBI है, ठीक। जो इजराइल का क्या है पता है, नाम पता है, मोसाड, MOSAD, मोसाड, ठीक है। मोसाड में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं जो ये इजरायली हैं। और इनका क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई हमला हुआ, आपको याद होगा 2019 में क्या हुआ था, 40 हमारे सैनिक सो रहे थे, हाँ पुलवामा, हमारे सैनिक सो रहे थे, 100 लोगों को मार कर चले गए। ISI वाले बताओ यार क्या तरीका है, तो मैं झगड़ रहा हूँ, हाँ नहीं मुझे याद नहीं, डेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2 बार हुआ था। एक बार जब बदला लिया था वो सर्जिकल स्ट्राइक करके, एक बार एयर स्ट्राइक करी थी, तो दोनों बार इन्होंने ऐसे ही करा। उरी में तो इन्होंने 100 लोगों को मारा था, और पुलवामा में क्या करा था, ट्रक लेकर आ गए थे, उसमें RDX था, उसको एक्सप्लोर करवा दिया था मिलिट्री बेस में, ठीक है। वहाँ पर भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो ये जो है ना, अब इतने मर गए। इस चीज़ की शुरुआत जो है सबसे पहले इजराइल ने करी थी, मोसाद ने। अगर एक भी आदमी मरता है, एक कॉमन मैन भी मरता है उनके आगे, और कोई दूसरे कंट्री का आकर मार जाता है, तो जो मोसाद है उसने 20-30 साल का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो उनको टाइम पीरियड मिला, उन्होंने अपने आप को टेक्निकली इतना एडवांस कर लिया कि वो उसके ना घर में घुसकर मारते हैं, जिस भी जगह है, चाहे वीज़ा लेना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, घर में घुसकर मारते हैं। और ये भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि वापस बिल्कुल सेफ वापस आते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। और फिर मैसेज देते हैं कि हमारे कंट्री में किसी आदमी को छेड़ना नहीं है, छेड़ोगे आप 1 मारोगे 10 मारेंगे। तो
तो सबसे पहले इन्होंने यही करके दिखाया था। बायो बबल क्या है वो सुनिए। बायो बबल ये है कि अच्छा जरा सा कंट्री है तो कोई भी उड़ा देगा उसको, अमेरिका तक हिम्मत नहीं करता। रीज़न क्या है, जो भी कंट्री ये जो होती है ना मिसाइल दागता है, जहाँ से भी मिसाइल दागी जाती है तो एक जैसे कहते हैं ना हाइपोथेटिकल बबल बन गया पूरे कंट्री के चारों तरफ। तो अगर मिसाइल आई है तो वो रिफ्लेक्ट होगी वहाँ से, और वो रिफ्लेक्ट होकर पता कहाँ जाएगी, वो वहीं गिरेगी जहाँ से वो छोड़ी गई है। तो जिसने छोड़ा है वही मरेगा अल्टीमेटली। और जब इनको वो लोकेशन पता चल जाएगी, सबके अंदर सेंसर्स ऐसे लगा रखे हैं जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, इन्हीं के पास है। तो सबके अंदर ऐसे सेंसर्स लगा रखे हैं कि वो वहाँ जाएगा, वहाँ की लोकेशन भी बताएगा, और लोकेशन बताकर 10 मिसाइल और दागेंगे। ठीक है, कि तुमने एक कैसे दागी, हम 10 दागेंगे और उसी लोकेशन को उड़ा देंगे जहाँ से मारा है हमने। तो ये इनकी इंटेलिजेंस है, और किसी के साथ पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपने सुना होगा अमेरिका ने इंडिया को वेपन्स बेचे, रशिया ने इंडिया से वेपन्स खरीदे। ठीक है, अब तो हम एक्सपोर्टर भी हो रहे हैं वेपन्स के। तो आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा इसराइल ने किसी से खरीदा है, किसी को बेचा नहीं। भैया खुद ही सब जानते हैं, सब जानते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमारी होगी ना 140-142 करोड़ की पॉपुलेशन, इनकी कुछ लाख है, बस कुछ लाख है। और अभी इन्होंने लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को आई थिंक 120 या 130 लोगों को मार दिया था उसका, हमास ने। बराबर में एक कंट्री है, पूरा हमास प्लेन कर दिया है, प्लेन कर दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं। वहाँ के लोग जो वो जान बचा कर भाग रहे हैं। ठीक है, वो सब गए, और जो उनका मेन कमांडर था वो ईरान में जाकर चुका, अभी पेपर में आया 2-3 दिन में। तो 7 अक्टूबर को हुआ था ये, 7 अक्टूबर से अब जाकर बंदा पूरा कराया। तो छोड़ते ही नहीं किसी को भी, और इसीलिए नहीं कहते, और कभी भी शुरुआत नहीं करते। और सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। और झगड़ा इसी चीज़ का है कि कोई भी जो इनको कैप्चर करना चाहता है, उनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनके लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी चुराना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए, ये वेपन मेरे पास आ जाए। तो मतलब ऐसे कंट्रीज, और ये सब किस चीज़ से पॉसिबल होगा, ये सिर्फ नॉलेज से ही पॉसिबल होगा। उन्होंने अपने लोगों के दिमाग में चीज़ें ही ऐसी डाली कि आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ ग्रो करना है, जिस फील्ड में आप ग्रो करें ऐसी मतलब इस तरीके से आपको साइंस को उस लेवल तक ले जाना है कि जहाँ तक और कोई कंट्री पहुँचने की या सोचने की भी हिम्मत ना करे। तो और अच्छी बात यह है कि हमारा फ्रेंड है, इंडिया का फ्रेंड, आज से नहीं पिछले 50-60 साल से बहुत अच्छा फ्रेंड। सुनी थी ये बात कभी, ये पता था इजराइल के बारे में? इजराइल हमेशा यही करता है। एक बार इनके यहाँ पर वो भी हुआ था, आई थिंक 5 या 6 जो इनके प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक में कहीं खेलने गए थे, वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करके मारा था कि इजराइल वाले इनको मार दो। ठीक है, तो किसी को था कि भाई इन्होंने हमको मारा था तो हम बदला लेंगे, जबकि उन्होंने शुरुआत कभी करी नहीं है। तो वो जो 7 थे ना, उन 7 को जिन्होंने मारा था, उन 7 को उड़ा दिया, उनके घरों को भी उड़ा दिया। तो वो मतलब पहले से ही मैसेज क्लियर है कि जो भी हमें छेड़ेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छा कंट्री है। अच्छा कैसे? हाँ, मतलब मार रहा है इंसान पर, अच्छा है तो नहीं तो क्या मार खाते रहो, बताओ। वो कभी झगड़ा कभी हमला नहीं करता। इंडिया से ज़्यादा देते इंडिया कैसा है? इंडिया अच्छा है बुरा है? अच्छा है। कभी इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करा? कभी नहीं करा। ठीक है, जवाब ही देते हैं हमेशा, वो हमेशा पाकिस्तान इंडिया तो इतना सा कंट्री है ना, वो फुदकता रहता है कि बस ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या है। पर अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो इंडिया वही तो मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से तो लाइक माइंडेड पीपल ही तो फ्रेंड्स बनते हैं। लाइक माइंडेड पीपल तो इसी तरह से लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं वो फ्रेंड्स बनते हैं। हमने भी कभी किसी पर हमला नहीं करा, उन्होंने भी नहीं करा, लेकिन अगर किसी ने मारा है उनको तो फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, या अगर कोई मारेगा तो फिर नहीं छोड़ा। वो बराबर ही बदला लेते हैं, वो फिर UN की भी नहीं सुनते। अमेरिका तक को तो कह दिया था अपना काम करो, अपने देश को संभालो, हमें मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। और सबको ये लगता है कि इतना सा कंट्री, पता है हमारे यूपी से भी छोटा है एरिया में, हमारे यूपी से भी छोटा है, इतना छोटा कंट्री। हाँ, मेरी इच्छा है एक बार जाने की, नहीं रहना तो मैं यहीं चाहता हूँ, देश है ना बहुत अच्छा, लेकिन एक बार जाने की इच्छा है। चलिए जी, अब जरा देखेंगे, आगे चलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर की और एल्यूमिनियम की वायरिंग लगाई जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। सिल्वर की क्यों नहीं लगाई जाती है आपको पता है? सिल्वर अगेन बहुत एक्सपेंसिव है, तो वायरिंग उसकी लगाना बहुत महंगा पड़ता है।
आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स जो हैं दे आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स जो हैं चमकदार होते हैं और ऊपर पॉलिश करी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, द मेटल्स लूज देयर शाइन ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप कभी किसी आयरन की फैक्ट्री से आप देखेंगे ना कि ताज़ा अभी आयरन जो है वो रिफाइन होकर साफ सूफ होकर निकल कर आया है, तो आप देखेंगे चमचमा तो सिल्वर कलर का होगा, ठीक है, और शाम तक काला होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, जितने भी व्हीकल्स वगैरह हैं, ये सब आयरन के ही मैक्सिमम बनते हैं। और जो आयरन है वो उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। तो अगर उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए तो उस पर कभी रस्ट नहीं लगता और फिर उसकी मजबूती हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर पेंट ना करा जाए तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। तो मेटल्स जो है ना वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। अब सॉफ्ट मेटल्स और हार्ड मेटल्स, सॉफ्ट में और हार्ड में अंतर क्या है? हार्ड थिंग क्या होती है? एनीथिंग विच कैन बी कट विद अ नाइफ, उसको हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट है। एंड एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, चाकू से काटने की कोशिश करें ना कटे तो हम कहेंगे ये चीज़ हार्ड है। केमिस्ट्री के टर्म्स में इस चीज़ को हार्ड कहा जाता है। अभी हम तो ये कहेंगे ना कि यार ये इसको दबाना तो बड़ा हार्ड है, दब ही नहीं रहा है ना, तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हमने बोल दिया। लेकिन केमिस्ट्री में इसको ऐसे कहा जाता है कि चाकू से काटो कट जाएगा तो भाई ये सॉफ्ट है, ठीक है, और चाकू से काटे नहीं कटेगा तो फिर वो हार्ड है। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है सोडियम और पोटेशियम, ये भी मेटल्स हैं लेकिन ये जो है ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, मतलब चाकू से काटते हैं तो कट सकते हैं। सेवन्थ है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। यहाँ पर भी जो एक्सेप्शन है वो सोडियम और पोटेशियम ही है। तो स्ट्रॉन्गनेस की बात हो रही है, तो स्ट्रॉन्गनेस क्या होता है? स्ट्रॉन्गनेस ये है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वेट कैरी कर सकता है, अगर वज़न उठा सकता है तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वो वीक है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम पर वज़न नहीं डाला जा सकता, वज़न डालते हुए इतने सॉफ्ट होते हैं वो ना फूट जाते हैं, फूट कर बिखर जाते हैं पाउडर की तरह। तो सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, रहेंगे मेटल्स। क्यों है मेटल्स? क्योंकि मेटल की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कैटायंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग और ब्रेकिंग, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं है। आठवां देखेंगे पेज नंबर 4 का, आठवीं प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ अ लिक्विड मेटल। तो मेटल्स जो हैं, मेटल्स रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर कहा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ अ लिक्विड मेटल। तो मर्क्यूरी जो है वो एक एक्सेप्शन है मेटल्स में, मर्क्यूरी वो लिक्विड की फॉर्म में होता है और होता मेटल, ठीक है। नाइन्थ देखेंगे, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है सोडियम और पोटेशियम के अलावा। सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम होता है। तो एक्सेप्शन के नाम पर हमने 3 जगह देख लिया सोडियम और पोटेशियम। पहली जगह क्या देखा कि ये जो है मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते। दूसरा हमने देखा था कि मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तीसरा एक्सेप्शन वाला केस हमने ये देखा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो आयरन देखिएगा, आयरन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि वो जब इवेपोरेट होना शुरू हो, ठीक है, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए? 1535 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है अचीव। हाँ, गोल्ड का ऐसे याद तो नहीं है आपको लेकिन ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और ऐसी कॉपर की बात करें तो कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस। सोडियम का कितना कम है? देखो 98 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है वाटर का ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सोडियम का तो वाटर से भी कम, उससे पहले ही इवेपोरेट होना शुरू। पोटेशियम का और भी कम 64 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 64 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होकर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 10वीं प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, यहाँ भी सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम।
यानी कि मेटल्स जो हैं वो हैवी सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, ये हैवी सब्सटेंसेस नहीं होते, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। 11वां पॉइंट देखेंगे, मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पानी बचा हुआ है क्या देखना? हाँ चलेगा। Metals make sound when hit with an object, therefore metals are used for making bells and strings of musical instruments. तो metals जो हैं वो bells और strings बनाने के काम आते हैं। जैसे bell होता है ना, जो घंटी होती है, तो वो इसी की बनती है, metals की बनती है। कभी प्लास्टिक की bells होती है? कह रहा है yes? बताओ प्लास्टिक की बेल सुनी है कभी? अरे प्लास्टिक की बेल कहाँ पर होती है? साइकिल में प्लास्टिक की बेल होती है? प्लास्टिक की बेल कहीं नहीं होती, बेल हमेशा मेटल की मिलती है। कहाँ खो जाते हो तुम बीच बीच में? क्या? सर होश में नहीं है सर, क्या हो गया? क्या वो अभी तक टेंशन है क्या उनकी मार्क्स की? इजराइल कहाँ पहुँच गए? वो तो मैंने एक ऐसी स्टोरी बता दी थी आपको, मतलब सच्ची कहानी है, उसमें झूठ नहीं है उसको ना। अच्छा सुनो, इंटरेस्टिंग लगी थी स्टोरी है ना? तो कभी एक काम करना, जब कभी मन करे तो जैसे जब कभी फ्री हो ना, तो उस पर डालना स्टोरी ऑफ इजराइल हिस्ट्री चैनल, ये डालना यूट्यूब पर, हिस्ट्री चैनल। अभी ये जो है ना, जैसे नेशनल जोग्राफिक चैनल है, ऐसे ही चैनल है हिस्ट्री चैनल। तो हिस्ट्री चैनल पर अलग अलग कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज दिखाते हैं। तो पहले मैं टीवी पर देखता रहता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था देखकर, इंडिया की हिस्ट्री क्या है ना, पुरानी चीज़ें पता चलती थी, जो का पता ही नहीं, क्योंकि जब मैं आपकी एज में था तो मैं हिस्ट्री को बोझ समझ कर पढ़ता था। भेज दूँगा हिस्ट्री। आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मेरे को तो मन ही नहीं करता था पढ़ने का। सिविक्स में भी बोर होता था, हाँ जोग्राफी थोड़ी बहुत ठीक लगती थी बस। और फिर जब वो देखते हैं तो देख कर ये लगता है कि काश अपने टाइम पर हमने पढ़ लिया होता। हाँ तो अभी कहाँ से मैं मोबाइल लेकर थोड़ी बैठा। अच्छा कोई नहीं, मैं ढूंढ के बता दूँगा, ठीक है? चलिए देखिएगा, और मिल जाएंगे, ना जाने कितने लिंक्स मिल जाएंगे उसके। सर कभी कभी सोचते हैं कि वाई नहीं होता तो हिस्ट्री बनती है, कभी कभी सोचते हैं। और बताऊँ आपको, तक्षक की स्टोरी देखो, TAKSHAK, तक्षक की स्टोरी देखना, ये इंडियन कंटेक्स्ट में मिलेगी आपको। नहीं महाभारत के नहीं है, तो रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे एक सेनापति था, एक अकेला सेनापति, जिसने नादिर शाह की फौज से पंगा ले लिया था अकेले ने, ठीक है? और जगह का नाम बताता हूँ, कन्नौज, इंडिया में कन्नौज। और उसके बाद में हिम्मत नहीं हुई कम से कम 3 सदियों तक, यानी कि 3 शताब्दी, 300 साल तक मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर एंटर कर जाए कन्नौज में, क्योंकि उन्होंने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। बहुत बुरी तरह से मारा था, बहुत भयंकर लड़ाई थी। ऐसे ही महाराणा प्रताप का पढ़ना, पृथ्वीराज चौहान का पढ़ना, मज़ा आया। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर हुए हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको ना प्राउड वाली फीलिंग आएगी, मज़ा आएगा। फिल्में नहीं बनती इन पर, बताओ बनते हैं तो ये अक्षय कुमार की गंदी सी बनाती है पृथ्वीराज, वो जच ही नहीं रहा उसमें बाहुबली वाला लेना चाहिए था ना, है कि नहीं? बेकार बना दिया, वो बोलता भाई नहीं अच्छा लग रहा, टेढ़ा सा तो चल रहा है उसमें। पृथ्वीराज चौहान ये क्या मतलब पर्सनैलिटी थी, आपने किसको बना दिया लूज़र? पता नहीं, ऑडियंस की भावनाओं को समझते नहीं। चलिए जी अगला देखते हैं। मेटल्स मेक साउंड विद एन ऑब्जेक्ट। तो मेटल जो है, मेटल की हेल्प से भाई बेल बनती है, बेल। हाँ प्रेस द बेल आइकॉन,
ठीक है, वो वाला। चलिए 12th देखिए, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मेटल का जो ज़्यादातर है यूजुअली सिल्वर कलर होता है या ग्रे कलर होता है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड। अच्छा, उसके बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, तो अगर हमने मेटल्स की ढंग से पढ़ ली तो नॉन मेटल में हमको दिक्कत आएगी ही नहीं। पहला है नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे ब्रेक इजीली। तो जैसे हमने मेटल की पहली प्रॉपर्टी देखी थी ना कि मेटल्स जो है मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ऐसे नॉन मेटल की जस्ट उसकी उल्टी है कि ना तो वो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है, दे आर ब्रिटल, दे ब्रेक इजीली। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो है ना वो गैस होती है, गैस को कहाँ आप हैंडलिंग करोगे, गैस को कहाँ पकड़ कर खींचोगे, ठीक है, तो इसलिए वो सारे के सारे ब्रिटल ही होते हैं। सेकंड देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स। थर्ड देखिएगा, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस नॉट शाइनिंग, दे आर डल। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस। तो नॉन मेटल्स जो है ना वो डल होते हैं, उनमें कोई चमक वमक नहीं होती, ऐसे डल होते हैं, दे आर डल। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस। तो आयोडीन ही एक अकेला नॉन मेटल है जो थोड़ा सा चमकदार होता है, ठीक है, जिसमें चमक होती है। उसके बाद देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ, पता हो, पता है क्या पता है? डायमंड जो है ना, डायमंड जो होते हैं वो डायमंड को अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं ना किसी भी चीज़ से, तो वो चीज़ टूट जाती है, डायमंड नहीं टूटता। डायमंड वैसा का वैसे ही रहता है। नहीं, वो आर्टिफिशियली ग्रोथ डायमंड्स होते हैं, उनको लैब में बनाया जाता है। जो ओरिजिनल डायमंड है ना, ओरिजिनल डायमंड तो बहुत महंगे होते हैं। सर वो टूटता नहीं है। ओरिजिनल डायमंड टूटता नहीं। ओरिजिनल डायमंड का ये है कि जैसे जैसे सड़क बन रही है ना, और डायमंड को रख दिया और रोलर चला दिया उसके ऊपर, ठीक है, तो डायमंड घुस जाएगा रोड के अंदर, लेकिन निकालोगे बिल्कुल वैसा का वैसे ही। डायमंड रिंग होती है वो आर्टिफिशियल होती है। नहीं, वैसा नहीं कहा जा सकता। ओरिजिनल डायमंड्स वाली भी रिंग्स आती हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल डायमंड वाली रिंग है वो बहुत महंगी होती है, ठीक है, और उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है कि अगर डायमंड ओरिजिनल है तो डायमंड को चेक ही इस तरह से करा जाता है कि वो टूट तो नहीं रहा, उसको चेक ही ऐसे मतलब शेप कैसे देते हैं उसकी? शेप जो है डायमंड को डायमंड से ही काट कर शेप दी जाती है। तो डायमंड टूटता नहीं। डायमंड डायमंड से ही तो टूटता है, अच्छा, जैसे लोहा है ना, जैसे लोहा है, लोहे को लोहे से काटते हैं, ऐसे डायमंड को डायमंड से ही काटा जाता है। ये होता है आप ओरिजिनल डायमंड मिल जाता है, मालाबार डायमंड्स। हाँ, हमारे अर्थव्यस्त कोयले की खान से झारखंड, छत्तीसगढ़, हाँ, खूब मिलता है इंडिया में डायमंड। अच्छा, आगे देखिएगा, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। इसके कार्बन वाला जो चैप्टर है ना उसमें डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में खूब पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। तो नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आसानी से टूट भी जाते हैं। सिक्स्थ है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर, जैसे मेटल्स के बारे में देखा था ना कि मेटल्स रूम टेम्परेचर पर केवल सॉलिड्स ही होते हैं। एक्सेप्शन है सिर्फ मर्क्यूरी। यहाँ पर क्या है कि नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल बताया है, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस ये तो सॉलिड है, ऐसी ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ऐसी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सारे के सारे गैसेस हैं। नहीं, हाँ, ब्रोमीन बस ये। मैं उसकी बात कर रहा था मेटल की। मेटल में तो केवल मर्क्यूरी होता है, लिक्विड मेटल, नॉन मेटल में ब्रोमीन सिर्फ ब्रोमीन। उसके बाद देखिए, नॉन मेटल्स आर कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड। तो कंपेरेटिवली का मतलब ये है कि मेटल्स से अगर कंपेयर करें ना तो नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का देखने में कितना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, 3500 डिग्री सेल्सियस। कौन पहुँचेगा यहाँ तक?
कितने टेम्परेचर। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दैट इज नॉन मेटल्स हैव लाइट सब्सटेंसेस। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, दैट इज नॉन मेटल्स हैव लाइट सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल सल्फर हैज अ वेरी लो डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। नाइन्थ देखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब उनको अगर स्ट्राइक करा जाए तो टन 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 वो रिंगिंग साउंड नहीं आती, तो दे आर नॉन सोनोरस। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट से उनको हिट करते हैं तो दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद देखिएगा लास्ट है, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जैसे मेटल्स में तो हमने बोला था ना कि सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, नॉन मेटल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर येलो कलर का होगा, फॉस्फोरस है वो वाइट या रेड कलर का होगा, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का, क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका कोई कलर ही नहीं। ठीक है, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की। केमिकल अभी क्लास में